मैथमेटिक्स में जो मैक्सिमा और मिनिमा हम पढ़ रहे थे उसमें एक्सरसाइज 6.5 के 27 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, याद है आपको? 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे। पे x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या है? ये पहले तो मैं फंक्शन नोट कर लेता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहे हैं x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान क्या होगा। आप एक काम करिए, आप चाहो तो y मान लो चाहे fx मान लो, आपको क्या मर्जी है? y मान लें। अच्छा चलो ले भाई, y मान ली जाए। आप तो जानते हो आपको इसका न्यूनतम मान चाहिए, तो हम सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे आप, तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू, इसमें कोशिएंट रूल लगेगा, अंश और हर वाला फॉर्मूला। तो क्या लगाएंगे? हर इनटू अंश का अवकल गुणांक। अंश का अवकल गुणांक 1 का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, तो अंश लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये 1 प्लस 2x अपॉन हर स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। d dx ऑफ y इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिए आप इसको, क्या चीज? हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। कहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है? यहां पर हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। ओके, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक। ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुणा करवा लो इसको। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x को मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप तो प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस, अब इसको सॉल्व करिए तो 1 को माइनस है तो सबके निशान बदल ही जाएंगे, बस 1 को इससे तो 1 माइनस एक्स का प्लस एक्स बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा देखो प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, -2x प्लस 2x कैंसिल, -x प्लस x कैंसिल। अब क्या बचा? -1 और -1 मिलके -2, माइनस एक्स स्क्वायर मिलके -2x स्क्वायर। ओ और भी है, अच्छा देखो ध्यान से, ये -x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर मिलके क्या बना? -2x स्क्वायर, इसने +2x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ऊपर क्या रह गया?
अब ऊपर रह गया -1 -1 -2 रह गया, और ये 2x स्क्वायर रह गया, -2 प्लस 2x स्क्वायर, हर का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ आया आपको? अब अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान 0 होना चाहिए, यही निकाल देते हैं। क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान 0 होना चाहिए। अब डी डी एक्स ऑफ वाई का मान 0 होना चाहिए, ये डी डी एक्स ऑफ वाई है, इसको 0 के बराबर लिखोगे। बउआ देखो, जब आप इसको पूरे को 0 के बराबर लिखोगे तो ये नीचे वाला टर्म 0 के साथ जाके 0 ही हो जाएगा। -2 प्लस 2x स्क्वायर किसके बराबर बन जाएगा? 0, क्योंकि नीचे का टर्म 0 के साथ 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, इसको उधर भेज दो आप। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 एकम 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ±1। आपको क्या चाहिए? न्यूनतम मान। आप और कुछ मत करिए, आप बस एक काम करिए, x की जगह +1 और x की जगह -1 अपने इस फलन में रख दो, और देखो 2 वैल्यू आएंगी, उनमें से जो वाली न्यूनतम हो वही आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ आया कुछ? तो x बराबर +1 पर निकालो इसका मान पहले, x इज इक्वल टू +1 पर y इज इक्वल टू, x की जगह बेटा 1 लिखो, यहां 1 लिखोगे तो 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, अपॉन 1 + 1 + 1 3, 1/3। इसके बाद x इज इक्वल टू -1 पर बताओ, x की जगह -1, तो बउआ जब यहां -1 लिखोगे तो वो -1 इस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3, और अपॉन में आओगे तो 1 - 1 और -1 का स्क्वायर, तो ये तो कट जाएंगे, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब देखिए, ये न्यूनतम है कि ये न्यूनतम है? ये न्यूनतम है, इसलिए फलन का न्यूनतम मान 1/3 होगा। तो आप 1/3 को टिक कर दो, डी पार्ट सही जवाब हो जाएगा आपका। आप ना निकालो सेकेंड डेरिवेटिव, वैसे भी सॉल्यूशन करके दिखाना होता नहीं है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, टिक करना रहेगा, तो बस आप इतने से ही करके इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आप देखें, इसी में मैं सॉल्व कर देता हूं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन डी सही रहेगा, 1/3। 29 पे है, एक फंक्शन दिया हुआ है x - 1 + 1 to the power 1/3 0 is less than or equal to x is less than 1। इसका क्या मतलब है? उन्होंने बोला है कि इस फलन का इस इंटरवल पर उच्चतम मान क्या होगा। ये फलन है, ये इंटरवल है, इस फलन का इस इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये आपको पता लगानी है। फिर से वही काम, एक पहले काम कर दो, इसको गुणा करवा दो आप, x² - x + 1 to the power 1/3। आपका जो x होना चाहिए वो इसी इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए, मतलब 0 से 1 तक ही होना चाहिए, 0 से छोटा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको पूरे को x मानो,
और x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओ, तो n x टू द पावर n माइनस 1, जब आप 1/3 माइनस 1 करोगे तो -2/3 आएगा। और क्योंकि इसको x माना है, वाकई में तो है नहीं, तो उसका डेरिवेटिव निकालो, क्या मिलेगा 2x माइनस 1। अब क्या करना है, d dx ऑफ y इज इक्वल टू, पावर माइनस है, आप चाहो तो अपॉन में भेज सकते हो, 2x माइनस 1 अपॉन 3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टू द पावर 2/3, नीचे आएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रांतिक बिंदुओं के लिए d dx ऑफ y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो बेटा जब इसको 0 के बराबर आप लिखोगे तो जो अपॉन में जितना भी चीज है वो सब उधर जाके 0 हो जाएगा। क्या रह जाएगा बोलो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, इंटरवल में है, 0 और 1 के बीच में तो है ये। अब आपको करना ये है कि उच्चतम मान पता लगाना है। देखो ध्यान से, x की दिए गए इंटरवल पर एक ही मान ही आया है, एक ही वैल्यू आई है, इसलिए इसी पर आप फलन का मान निकाल दो और यकीन मानिए ये उच्चतम ही होगा। अगर x के 2 मान होते तो हम डाउट कर सकते थे कि पता नहीं किस मान पर उच्चतम होगा और किसी मान पर न्यूनतम ना हो जाए। अब x का मान एक ही आ पाया है, क्वेश्चन में बोला भी है कि उच्चतम मान बताओ, तो उसी को रख के निकाल दो, उच्चतम वैल्यू ही आ जाएगी आपकी। x इज इक्वल टू 1/2 यहां रख दीजिए आप, x इज इक्वल टू 1/2 पर y की वैल्यू, x की जगह 1/2 लिखोगे, ये हमने लिखा 1/2। करना क्या है, उच्चतम मान चाहिए 1/2 और फिर 1/2 माइनस 1 प्लस 1 और पावर कितनी 1/3, 1/2 में 1 माइनस होगा, उच्चतम मान है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 पावर 1/3, ये माइनस 1/4 हो गया, 1 माइनस 1/4 3/4 टू दी पावर 1/3, ये तो ये आ गया और तो आंसर नहीं है कोई। ओ आई एम सॉरी, एक काम हम नहीं कर रहे हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है। देखो आप अगर इसे लिखोगे तो ऐसा क्लोज्ड इंटरवल में ही तो लिखोगे आप, और याद करिए कि क्लोज्ड इंटरवल में किस तरीके से वैल्यूज लिखी जाए, किस तरीके से उच्चतम और न्यूनतम मान निकालते थे। x का एक मान जो हम निकालते थे वो, और ये 2 वैल्यूज ले ली जाती थी और फिर तीनों वैल्यूज पर फलन का मान निकालो, जिसके लिए उच्चतम या न्यूनतम जो भी है वो बताओ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं आया इसलिए मैंने ऐसे करके देखा और फिर मुझे अचानक से लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो x बराबर 1/2 पर निकाल दिया। अब x बराबर 0 पर निकालो, फिर x बराबर 1 पर फलन का मान निकालो। कहाँ निकालें, यहाँ निकाल दें। x बराबर 0 पर y इज इक्वल टू, x की जगह जब 0 लिख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 की घात 1/3 और 1 की घात 1/3 का मतलब 1। फिर x बराबर 1 पर निकालिए, x बराबर 1 पर y की वैल्यू, तो x की जगह 1 लिखो। बेटा जब 1 लिखोगे आप तो ये -1 होगा, ये +1, 1 - 1 0 हो जाएगा।
फिर 1 की घात 1/3, सॉरी 1 की घात 1/3 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब वैल्यू 3 निकालें पर एक्चुअली वैल्यू 2 आ गई। एक मान आया 1 और एक मान आ गया 3/4 की घात 1/3। इसमें से उच्चतम वाला मान चुनना है आपको। तो बउआ ये तो सबसे छोटा, देखो एक तो ये 1 से भी छोटा है, 3/4 0.75 है, उसका भी घनमूल निकालोगे और भी छोटा आ जाएगा। इसमें क्या है, ये दोनों वैल्यूज कितनी कितनी आ रही हैं? 1। मान तुम्हें न्यूनतम चाहिए कि उच्चतम? तो उच्चतम मान 1 है कि 3/4 की घात 1/3? 1 उच्चतम मान हो जाएगा। इसलिए कौन सा पार्ट सही कर दोगे आप? सी पार्ट सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ही मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये इंटरवल जो दिया गया है ये क्लोज्ड इंटरवल है, और क्लोज्ड इंटरवल वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? x की वैल्यू आप निकालो और जो 2 x और आपको दिए गए हैं उनको यूज कर लो, फिर उच्चतम और न्यूनतम वहां से चेक करो, उन तीनों को कंपेयर करो, देखो कौन सबसे ज्यादा है कौन छोटा है। उच्चतम पूछे तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू बताओ, न्यूनतम पूछे तो सबसे छोटी वाली वैल्यू बताओ, बस इस तरह से। और इस तरह से ना ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग मिसलिनियस एग्जाम्पल कर सकते हैं, 42 और उससे आगे हैं, तो आप इसे जल्दी से नोट करें, इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। मिसलिनियस एग्जाम्पल में बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका 42 नंबर। लिखा है कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। एक कार है जो बिंदु P से चलना शुरू करती है, मान लिया ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। बिंदु P पर t बराबर 0, यानी कि टाइम स्टार्ट हुआ है जब कार बिंदु P से चली है, उस जगह पर t बराबर 0 था। एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। यहां भी रुकी हुई थी, यहां से चलना शुरू किया उसने और चलते चलते यहां जाकर रुक गई। अगर रुक गई तो वेलोसिटी का मान कितना हो गया? 0। भाई कार चले तो रुक गई, रुकने का मतलब उसका वेग कैसा हो गया? 0। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में कितनी है? t सेकंड में, कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में इसके द्वारा प्रदत्त है। दूरी x की वैल्यू दी जा रही है t² 2 माइनस t/3। बेटा देखो t समय में कार इतनी दूर निकल जाती है, ये एक इक्वेशन के द्वारा उन्होंने दिखाया है। अगर आप t की जगह 1 लिखोगे तो क्या पता लगेगा कि कार 1 सेकंड में कितनी दूर निकल जाती है। अगर t की जगह 5 लिख दोगे तो क्या पता लग जाएगा कि कार 5 सेकंड में कितना दूर निकल जाती है। अब उन्होंने पूछा गया कार को Q तक पहुंचने में कितना समय लगा, Q तक पहुंचने में कितना समय लगा, एक तो ये बताना है, दूसरा P और Q के बीच की दूरी भी बतानी है आपको, P और Q के बीच का डिस्टेंस भी बताना है। देखिए ये बेटा डिस्टेंस दी गई है t के टर्म्स में। आपको याद होगा साइंस में या मैथ में भी आप पढ़ते हो कि अगर विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो उस समय वेग मिल जाता है। तो कार का वेग अगर आप निकालना चाहते हो v, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। अब x का t के सापेक्ष अवकलन करोगे, इसका पहले गुणा करवा दो, 2t² माइनस t³ 3। अब निकालो अवकलन, 2t² का अवकलज क्या होगा? 2t। t³ का बेटा कितना होगा? 3t² 3। तो v इज इक्वल टू आएगा 4t माइनस t²। हमको ये पता लगाना है कि P से Q तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आप देखो P से जब Q पर गया है तो उसका वेग Q पर जाके कितना हो गया है? 0। तो क्यों ना हम एक काम करें, V की जगह 0 लिखें तो टाइम का पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा कि कितनी देर बाद वेग 0 हुआ है।
उतनी देर में वो यहां से यहां पहुंचा है। अब Q पर V की वैल्यू कितनी है 0, V की जगह पर इसको नोट कर देंगे 4t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप t कॉमन भी कर लेंगे तो यह आ जाएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। t की दो वैल्यूज आ गई 0 और 4, ये t की दो वैल्यूज निकल के आई। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान से समझिए इसका मीनिंग। इसका मतलब ये एक तो t बराबर 0 सेकेंड पर वेग 0 है, दूसरा फिर 4 सेकेंड पर भी वेग 0 है। ये दो टाइम की दो वैल्यूज आई ना, तो टाइम की दो वैल्यूज का क्या मीनिंग है कि एक तो t बराबर 0 सेकेंड पर कार का वेग 0 है, दोबारा वेग 0 कब हुआ है 4 सेकेंड के बाद। तो t बराबर 0 पर तो कार कहां पर है p पर, t बराबर 0 पर तो कार p पर है। इसका मतलब है दोबारा वेग 0 कब हुआ है, जब वो q पर पहुंचे है, और दोबारा समय के अनुसार वेग कब 0 हुआ है, जब 4 सेकेंड बीत गए हैं। मतलब साफ है कि p से q तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड का टाइम लगा है, तभी तो 4 सेकेंड में वेग 0 दिखा रहा है। तो यहां पर उन्होंने पूछा, जो टाइम पूछा है तो लिख देंगे p से q तक, p से q तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा बेटा 4 सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। नहीं आया? आया भाई। आप देखो, दो टाइम की दो वैल्यू आई कि नहीं आई, कितनी वैल्यू आई टाइम की बताओ। अच्छा, क्या क्या आई, और ये वैल्यू हमने क्या शर्त लेकर निकाली है कि वेग 0 है। इसका मतलब 0 सेकेंड पर भी वेग 0 है और 4 सेकेंड पर भी वेग 0 है। अब आप क्वेश्चन से देखो, 0 सेकेंड पर वेग 0 है, समझ में आता है क्योंकि शुरुआत ही करा उसने उस समय। 4 सेकेंड पर भी वेग 0 है, और हमारे हिसाब से जब Q पर पहुंची है तब वेग 0 है, तो दोनों को कंबाइन कर दिया। नहीं लगता कि 4 सेकेंड बाद Q पर पहुंच गई होगी, इसलिए वेग 0 हो गया। बस ये देखकर हमने बोल दिया। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको, 4 सेकेंड। दूसरा उन्होंने पूछा कि P से Q तक की दूरी कितनी है। P से Q तक की दूरी, दूरी के लिए क्या यूज करेंगे, तो देखो दूरी के लिए तो और कोई सूत्र आपके पास नहीं है इसको छोड़ करके, तो दूरी के लिए इसको इस्तेमाल करो। कौन सी दूरी चाहिए, P से Q तक की। तो P से Q तक पहुंचने में कितना समय लगा है, तो अगर हम 4 सेकेंड में चली गई दूरी निकाल लें तो P से Q तक के बीच की दूरी आ जाएगी। तो हम T की जगह इसमें क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर 2 माइनस टी बाई 3 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड रखने पर x इज इक्वल टू टी की जगह 4 लिखोगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 4 बटे 3, 3 गुना 6 माइनस 4, 2 बटे 3, 32 बटे 3 मीटर। इतनी दूरी है P और Q के बीच की। तो P से Q तक पहुंचने में समय कितना लगा कार को, 4 सेकेंड, और P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 32 बटे 3 मीटर। समझ आया? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम एग्जाम्पल 43 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 43, पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे लंबवृत्तीय शंकु का है। पानी की टंकी है और पानी की टंकी बनी कैसी है, अक्ष उसकी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टी लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु को आप अभी तक ऐसा बनाते रहे हो, अब आप ऐसा बनाओ, उल्टा रखा है ना, पानी की टंकी ऐसे बनी हुई है। ये थोड़ा अजीब पानी टंकी है। ऐसे
ठीक है। ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे लंबवृत्तीय शंकु का है जिसका शीर्ष नीचे है, शीर्ष हमने नीचे कर दिया। इसका देखो, इसका कुछ नाम रख सकते हो ए, इसका आप नाम रख दीजिए बी, और इसका नाम रख देते हैं सी। इसका अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 0.5 है। ये अगर हम इसको थीटा मान लें, अर्ध शीर्ष कोण को माना अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, माना अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? tan इनवर्स 0.5 या tan थीटा इज इक्वल टू 0.5। ठीक, इसमें 5 मीटर क्यूब पर मिनट की दर से पानी भरा जाता है। 1 मिनट में 5 मीटर क्यूब पानी टंकी में भर रहा है। पानी के स्तर के बढ़ने की दर उस क्षण ज्ञात करिए जब टंकी में पानी की ऊंचाई 4 मीटर है। उनका यह कहना है कि 1 मिनट में 5 मीटर क्यूब आयतन पानी हम टंकी में भर रहे हैं। तो जब आप टंकी में पानी भरते जाएंगे तो उसका लेवल ऐसे बढ़ते चला जाएगा। कहना लेवल के बढ़ने की दर बताइए कि किस दर से इसका ये लेवल बढ़ रहा है, मतलब हाइट बढ़ रही है। ठीक है, और उन्होंने ये बोला है कि और उस वक्त बताओ जब टंकी में पानी की ऊंचाई 4 मीटर पहले से है। देखो एक चीज, ऐसा क्यों कह देते हैं, एक चीज देखो, जब टंकी में बिल्कुल शुरू में पानी भरना शुरू किया गया होगा तो पानी का लेवल तेजी से बढ़ेगा ऊपर। क्यों? जगह संकरी है नीचे। जैसे जैसे यहां आएगा आप पानी भरोगे, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले अगर 1 मिनट में इतना लेवल बढ़ जाता था तो अब 1 मिनट में इतना लेवल ही बढ़ पाएगा केवल। समझ रही कुछ बात आपको? क्योंकि ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता चला जा रहा है, इसलिए ये सारी बातें हैं। तो हम कुछ मान लेते हैं इसमें से कुछ चीजें। तो पहला, माना टंकी की ऊंचाई h, टंकी की त्रिज्या r, ये सब थोड़ी बहुत चीजें मान लो। माना टंकी की ऊंचाई h, त्रिज्या r। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो tan थीटा के बारे में बताओ। tan थीटा लंब बटे आधार BC अपॉन AB, तो tan थीटा की जगह पर हम लिख देंगे BC अपॉन AB इज इक्वल टू 0.5। BC कितना है R और AB कितना है पूरा H, तो R अपॉन H इज इक्वल टू 0.5। आप चाहें तो 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप चाहो R का मान H के पदों में निकाल लो या H का मान R के पदों में निकाल लो, जरूरत जैसी होगी वैसा करेंगे। आयतन के बढ़ने की दर दी जा रही है और हाइट दी गई है 4 मीटर, कि जब 4 मीटर तक पानी भरा है उस वक्त उसके बढ़ने की दर बताओ। दिया है H इज इक्वल टू 4 मीटर, और एक चीज दी गई है आयतन के बढ़ने की दर 5 मीटर क्यूब पर मिनट की दर से पानी भरा जाता है। तो 1 मिनट में 5 मीटर क्यूब, इसका मतलब ये हुआ समय के साथ आयतन के बढ़ने की दर कितनी दी गई है? 5 मीटर क्यूब पर मिनट। ये dt ऑफ v की वैल्यू दी गई है। तो फिर हमको ज्ञात क्या करना है जब इतनी सारी चीजें दी गई हैं? तो बता सकते हैं क्या ज्ञात करना है कि 1 मिनट में हाइट कितनी बढ़ रही है, ऊंचाई के बढ़ने की दर, मतलब dt ऑफ h आपको मालूम करना है। अब ये बताओ क्या इतनी बातें अभी आपको समझ में नहीं आई? आती हैं? अब आपको करना ये है, आयतन के वृद्धि की दर दी गई तो हम आयतन का सूत्र लगाना चाहते हैं। टंकी का आयतन बताओ कितना होता है? टंकी के आयतन का सूत्र बताओ। 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि ये शंकु है। ठीक है, ऐसा हो गया।
h के बढ़ने की दर हमें निकालनी, तो r का मान h के पदों में निकालो फिर आप, क्योंकि अगर h का मान r के पदों में निकाल दिया तो h गायब ही हो जाएगा वहां से। आयतन v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की वैल्यू बहुआ कितनी आएगी यहां से, h/2, और यहां पर हमको r का स्क्वायर चाहिए, तो h²/4 इंटू ये वाला h, v इज इक्वल टू π/12 h³, π/12 h³। अब हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या होगा, d dt ऑफ v इज इक्वल टू π/12 h³ का करोगे क्या मिलेगा, 3h², और क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हो तो d dt ऑफ h तो आपको साइड में लिखना ही पड़ेगा। 3 से हमने इसको काटा 4 टाइम्स में, d dt ऑफ v का मान बेटा मालूम है 5, पाई की जगह पर π/4, h का मान भी लिखो, h की वैल्यू मालूम है 4 मीटर, तो 4 लिखोगे तो कितना बनेगा 16, और 7 में d dt ऑफ h, 4 चौके 16, d dt ऑफ h का मान कितना आएगा 5/4 पाई, d dt ऑफ h इज इक्वल टू 5/4 पाई। अब ये देखना है कि पाई का वैल्यू लिखी जा रही है, तो आप भी लिख दो पाई की वैल्यू, d dt ऑफ h इज इक्वल टू 5/4, पाई की जगह पर 22/7, अपॉन 7 पलट के ऊपर आ जाएगा, 5 7s are 35, 22 4s are 88, इतने मीटर पर मिनट, 1 मिनट में इतने मीटर हाइट बढ़ेगी। कब, जब पहले से उसमें 4 मीटर तक पानी भरा हुआ है, उस वक्त अगर आप देख रहे होगे तो जो टंकी भर रही है वो हर मिनट इतने मीटर हाइट उसकी बढ़ते चली जाएगी। तो ये किससे क्वेश्चन आया आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर एक पढ़ा हुआ था, अनुप्रयोग हमने, वहां से क्वेश्चन है ये। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम 44 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 44 पे बेटा देखिए, 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 2 मीटर ऊंचाई का है, 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर पर आवर की समान चाल से चलता है। 2 मीटर ऊंचाई का आदमी है, 6 मीटर ऊंचाई का बिजली का एक खंभा है, और वो आदमी उस खंभे से दूर जा रहा है। उसके दूर जाने की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। उसकी छाया की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात करिए। सबसे पहले इसका एक फिगर बना के देखते हैं कि कैसा इसका नक्शा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमने बिजली का खंभा मान लिया, ठीक है, लाइट पोस्ट, उसके बाद, और ये कितना मीटर ऊंचा है टोटल, 6 मीटर ऊंचा है। एक आदमी है जो कि 2 मीटर ऊंचा है, दो मीटर ऊंचा है। यहां पर एक बल्ब लगा होगा, अगर ये आदमी यहां पर है तो परछाई कहां बनेगी, ऐसे बनेगी, इतनी लंबी परछाई बनेगी, ये उसकी शैडो बनेगी। देख रहे हैं यहां, ये शैडो परछाई उसका बनेगा। ये 6 मीटर, ये 2 मीटर, कुछ नाम रख दो, P Q R S T। अब फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं जरा। खंबे से दूर 5 किलोमीटर की समान चाल से चलता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाली डिस्टेंस ना हम मान कुछ लेते हैं y, और ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, ऐसे, ठीक है।
और ये है आदमी। थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि जो आदमी है वो बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर पर सेकंड की समान चाल से चलता है। ये आदमी खंभे से दूर ऐसे जा रहा है और इसके जाने की स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब साफ है, अभी ये आदमी यहां पर है तो खंभे से इसके डिस्टेंस कितना है? y। जब ये दूर जाने लगेगा तो खंभे से इसकी दूरी बढ़ेगी। ये कितनी स्पीड में दूर जा रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में, तो ये दूरी भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ेगी। समझ आया भाई? जितनी स्पीड से ये भागेगा, नहीं भागेगा तो इतनी बनी रहेगी। अब जितनी स्पीड में ये भागेगा उतनी स्पीड में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? y के बढ़ने की दर कितनी दी गई है? 5 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखा हुआ है उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि की दर ज्ञात करिए। छाया की लंबाई कितनी मानी गई है? x। इसमें आपको वृद्धि की दर पता लगानी है, तो d dt ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको मालूम करना है। y के वृद्धि की दर दी है, x के वृद्धि की दर आपको पता लगानी है। ठीक है, कैसे पता लगाई जाए? उसके लिए हमें x और y में एक इक्वेशन चाहिए भाई, ऐसे नहीं बनेगी बात। तो x और y में एक इक्वेशन ऐसे निकाल लो। मैं तो कहूंगा ये दो त्रिभुज आप देखिए, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। कैसे? कौन कौन सा त्रिभुज? पहले तो आप ध्यान से देखो, त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TRS। आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, समरूप है। PQS ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और TRS ये इतना जरा सा ट्रायंगल। दोनों त्रिभुजों का ये वाला कोण 90 डिग्री। ये एंगल दोनों के लिए कैसा है? कॉमन। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए? समरूप त्रिभुज। समरूप है। समरूप त्रिभुजों में क्या रिलेशन होता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर आप इसका लंब ले रहे हो तो फिर इसका भी लंब लो, इसका पूरा आधार ले रहे हो तो फिर इसका भी आधार लो। तो हम ये लेंगे PQ, इसका बड़े त्रिभुज का लंब लिया, छोटे त्रिभुज का लंब ले लो। बड़े त्रिभुज का आधार लो QS, तो छोटे त्रिभुज का आधार ले लीजिए RS। PQ अपॉन TR, PQ तो है 6 मीटर, TR है 2 मीटर, तो 6 मीटर बटे 2 मीटर 3 मीटर की 3, 6 मीटर बटे 2 मीटर बराबर 3 की 3 मीटर। अरे मीटर से मीटर कैंसिल नहीं हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3 के 3 मीटर 3। बस QS कितना है? Q से S तक x प्लस y। RS कितना है? x। RS कितना है? x। आप अलग अलग कर दो, x अपॉन x करोगे तो 1, फिर y अपॉन x, ये एक इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू y अपॉन x। तो x इज इक्वल टू y अपॉन 2। ये 2 उधर चला गया, x इधर आ गया। अब क्या करना है बताइए? अब हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा d dt ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 d dt ऑफ y। d dt ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 d dt ऑफ y। d dt ऑफ y की वैल्यू आपको दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो फिर d dt ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ
कि उस आदमी की जो परछाई है वो 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर लंबी हो जाती है। हाँ, 2.5 किलोमीटर का मतलब 5/2 किलोमीटर, 1 घंटा लेकिन लगता है। और वो चल किस स्पीड से रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अपना 1 घंटे में कितना चला जाता है? 5 किलोमीटर। और परछाई हर 1 घंटे में कितनी बढ़ जाती है? 2.5 किलोमीटर परछाई बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसे। अगला सवाल लगाते हैं 45 नंबर। एग्जाम्पल नंबर 45 पे वक्र x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 1,2 से होकर जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन समझ में आया? क्या हो गया? एक्स वाई का मतलब, अच्छा इसमें 4y दे रहा है, तो हमने भी तो 4y लिखा है। कहां पर एक्स वाई दिया हुआ है? चलिए सॉल्व करते हैं, फिर देखा जाएगा जैसा होगा। वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 1,2 से होकर जाता है। देखो यहां पर एक्चुअली क्या है बेटा, ये कर्व आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये इस तरीके का कर्व है कोई, एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। इस कर्व पर हम एक अभिलंब खींचते हैं और वो अभिलंब फिर 1,2 से गुजरता है। अभिलंब खींचने का मतलब ये है कि पहले आप स्पर्श रेखा बनाओ। मान लिया इस पॉइंट पर हमने अब स्पर्श रेखा बनाई ऐसे, तो ये हमने बनाई टेंजेंट, और इस पर फिर हमने बनाया अभिलंब, तो ये आ गया नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है वो 1,2 बिंदु से होकर गुजरता है। पर अभिलंब वक्र के किस बिंदु पर खींचा गया है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है हमको, और जब तक ये बिंदु मालूम नहीं होगा हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो वक्र पर वो बिंदु क्या मान लिया हमने? h, k। तो माना वक्र पर बिंदु h, k है, इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर, संतुष्ट कराने पर x की जगह पर h और y की जगह पर k लिख दो। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। इक्वेशन नंबर 1। अब हम वक्र का बिंदु h, k पर प्रवणता निकालेंगे। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो यह आएगा 2x इज इक्वल टू 4 डी डी एक्स ऑफ वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? ये 4 इधर आके अपॉन में आ जाएगा x/2। ये क्या आ गया? ये वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। इसलिए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k इज इक्वल टू x की जगह पर h,
y की जगह पर k, तो ये h/2। तो ये बेटा क्या आ गया बताइए, वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें तो अभिलंब के समीकरण तक जाना है, तो अभिलंब की प्रवणता चाहिए, इसलिए वक्र के बिंदु h, k पर अभिलंब की प्रवणता बताइए h, k पर स्पर्शी की प्रवणता ये है, तो अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी? हाँ, माइनस कर देंगे और पलट देंगे इसको, बिल्कुल सही, -2/h। अभिलंब की प्रवणता आ गई है, तो फिर अभिलंब का समीकरण भी निकाल सकते हैं, इसलिए h, k पर अभिलंब का समीकरण सूत्र लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 की जगह पर h, y1 की जगह पर k, और m की जगह पर क्या लिखी जाएगी बताओ, h/2 की -2/h, -2, क्योंकि अभिलंब का समीकरण निकाल रहे हो तो प्रवणता भी फिर अभिलंब की ही आपको लेनी पड़ेगी, -2/h, और x माइनस क्या आ जाएगा, h। ठीक है, एक चीज और, ये क्या आ गया बता सकते हैं, अभिलंब का समीकरण। अब ये अभिलंब जो है वो इस बिंदु से होकर गुजरता है, देखिए 1,2 से, इसलिए ये बिंदु अभिलंब को क्या करेगा, संतुष्ट, क्योंकि यह अभिलंब बिंदु 1,2 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु अभिलंब को संतुष्ट करेगा। x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 लिखिए, y की जगह पर 2, x की जगह पर 1, और इसे थोड़ा सा सॉल्व भी करिए। ये 2 माइनस k इज इक्वल टू, इसको गुणा करिए तो -2/h, 1 से गुणा हुआ तो ये आया, इसका गुणा इससे हो गया तो माइनस माइनस प्लस, और h से h कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, +2 इधर भी है, +2 इधर भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू कितना आया 2/h। ये बेटा k की वैल्यू आ गई, देखो। अब हमारी हेल्प ये करेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h² इज इक्वल टू 4k, तो 4k की जगह पर बउआ 2/h, इधर ले आओ, h³ इज इक्वल टू 8, तो h इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब अगर h 2 आ गया बेटा तो k कितना आएगा बताओ, 2/2 1, therefore k इज इक्वल टू 1। वक्र पर अभीष्ट बिंदु कितना हुआ, वक्र पर अभीष्ट बिंदु बताइए, h, k माना था ना आपने, 2,1, मतलब ये वो बिंदु है जहां पर अभिलंब बनाया गया है। पूछा क्या गया है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए। अब बिंदु हमें मिल गया, प्रवणता हमें मालूम ही है, तो अब हम अभिलंब का समीकरण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए अभिलंब के समीकरण के लिए, बउआ देखो ध्यान से, यही तो है बेटा अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण यही तो है, इसी में वैल्यू लिख दो। k की जगह पर क्या लिखोगे 1, h की जगह पर 2, तो y -1, k की जगह पर 1, -2
h की जगह पर 2 और x माइनस h की जगह पर 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बन गया। y माइनस 1, ये माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स प्लस 2, इसको इधर ले आइए, इसको भी आप इधर ले आओ, तो इधर आके x प्लस हो जाएगा, y पहले से ही प्लस है, ये 2 आके माइनस हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 0। ये अभिलंब का समीकरण निकल के आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने पूरा का पूरा टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वहीं से आप मेथड लिया। हमने टेक्निक क्या यूज की है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ना अभिलंब 1,2 से जाता है, तो बिना कुछ सोचे समझे पहले मैंने अभिलंब का समीकरण निकाला, और जैसे ही आ गया तो क्वेश्चन का इस्तेमाल करके, क्योंकि अभिलंब इससे गुजरता है तो ये बिंदु अभिलंब को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करवाने से Q और H में रिलेशन मिल गया, इसकी हेल्प लेके H और K मिल गए, और इसके बाद बड़ी आसानी से अभिलंब का समीकरण आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल 45 तक रख लेते हैं। आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन अगली क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।